था कि हमें वेनेसा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां क्वीन ने उसे कैद करके रखा होता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वेनेसा के पास तकदीर को चेंज करने की ताकत है और वेनेसा ने अपना पूरा बचपन उसी कैद में बिताया होता है। और एक दिन कैप्टन यामी के वहां आने से उसे आजादी का असली मतलब पता लगता है और वो वहां से भाग जाती है। और तब हम यहाँ देखते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए वेनेसा उसी ताकत को बुलाती है और हमें पता चलता है कि उसे डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत मिल चुकी होती है, जिससे वो क्वीन को हरा देती है। और यहाँ हम देखते हैं वेनेसा कहती है, तुम्हारा और मेरा कोई बॉन्ड नहीं है। तब क्वीन वेनेसा के साथ बिताए उसके बचपन को यादों को याद करके सोचती है, मैं परफेक्शन की चाहत में कुछ इम्पोर्टेंट चीज भूल गई थी और वो ये थी कि कुछ पावर्स हम अपनी फीलिंग से ही हासिल कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम हम इम्परफेक्ट होते हैं। और यही कारण है कि इसने ये मैजिक इन लोगों के साथ रहकर हासिल किया है। और तब क्वीन कहती है, अब तुम्हारा जो दिल करे वो तुम कर सकती हो और अब मैं हार मानती हूँ। और तब हम देखते हैं क्वीन अपने मैजिक से सभी लोगों को ठीक कर देती है। तब नोएल रोते हुए कहती है, क्या हम जीत गए? और भागकर वेनेसा को गले लगा लेती है और कहती है, हम बस तुम्हारी वजह से जीत पाए हैं वेनेसा। और तब यहाँ डोमिना भी क्रूगर को गले लगाकर बहुत खुश हो जाती है। और तब यहाँ नोवेल वेनेसा को थैंक यू कहती है। तब वेनेसा कहती है, ये सब कुछ तुम सभी की वजह से हुआ है क्योंकि तुम ही वो कारण हो जिस वजह से मैं इस स्पेल को यूज कर पाई हूँ। तब आस्था कहता है, अब तो मुझे अपनी बॉडी में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। तब नोएल कहती है, तुम्हें इस टाइम शर्ट पहन लेनी चाहिए। और तब आस्था अपनी बॉडी दिखाने लगता है और तब नोवेल उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो सभी लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं नैरो आकर क्वीन के बालियों में लगे मैजिक स्टोन को टच करने लगती है। और तब यहाँ क्रूगर क्वीन से कहता है, द आई ऑफ मिडनाइट सन मैजिक स्टोन के लिए यहाँ आए थे, तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? तब क्वीन कहती है, तुम शायद इस मैजिक स्टोन की बात कर रहे हो पर ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो तुम इसे रख सकते हो। तब फिनरल सोचता है, ये तो बहुत आसान था। अब तो कैप्टन यामी हमारी बहुत तारीफ करेंगे। तब आस्था क्वीन से पूछता है, हमें ये तो पता है कि द आई ऑफ मिडनाइट सन इस मैजिक स्टोन के पीछे पड़े हैं, पर क्या आपको पता है कि ये क्या है और वो इसके पीछे क्यों पड़े हैं? तब क्वीन कहती है, जो भी इस मैजिक स्टोन को पहनता है वो उसकी मैजिक पावर को बढ़ा देता है और सिर्फ एल्फ ट्राइब्स के लोग ही इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। एल्फ्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है और वो पहले फॉरसैकन रेल्म में रहते थे और एल्फ्स के सारे मेंबर्स के पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर थी और उनमें से काफी तो मेरे जितने ताकतवर थे। पर जब उन लोगों की ह्यूमंस के साथ लड़ाई हुई तब ह्यूमंस ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। और जो फाना की थर्ड आई है वो एक फोरबिडन मैजिक है और उस थर्ड आई को इस लड़की ने एक्टिवेट नहीं किया था, कोई और था जो कि इसे कंट्रोल कर रहा था। और ऑर्डिनरी लोग तो इस तरह का मैजिक यूज ही नहीं कर सकते और इस फॉरबिडन मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे पावर और किसी तरह के सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। और अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं तो वो जो एंशिएंट डीमन था वो एक टॉप लेवल फॉरबिडन स्पेल थी जिसे एल्व्स क्लैन के लीडर ने एक्टिवेट किया था। और इस इंफॉर्मेशन से ये भी हो सकता है कि द आई ऑफ मिडनाइट सन एल्व्स के वंशज हैं। तब नोएल कहती है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेरी केयर टेकर मुझे कहानी सुनाया करती थी उसमें जो बुरे लोग थे वो सारे एल्व्स थे? और तब फिनरल सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मुझे जल्द से जल्द इसे लिख लेना चाहिए नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। और तब क्वीन कहती है, आस्था, जिन दो स्वॉर्ड्स को तुम यूज करते हो वो एल्व्स के लीडर की मैजिक स्वॉर्ड्स हैं। और तब हम देखते हैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन से आस्था का दिमाग फट जाता है। तब क्वीन कहती है, और अगर तुम द आई ऑफ मिडनाइट सन से ऐसे लड़ते रहोगे तो तुम्हें जल्द ही उनकी सारी असलियत पता लग जाएगी। और तब यहाँ आस्था कहता है, तो तुम लोग अब डायमंड किंगडम की तरफ जा रहे हो? तब मार्स कहता है, सही कहा, क्वीन ऑफ विचेस ने मुझे ये मेडिसिन दी है जिसे मैं लॉन्ग लाइफ ड्रग के तौर पर किंग को दे दूंगा और मोरिस के प्लान को रोक दूंगा और इस तरह से मैं डायमंड किंगडम को एक शांति वाला नेशन बना दूंगा। तब लैड्रोस कहता है, और मैं मार्स की इसमें मदद करूंगा और मैं इसकी मदद करके बहुत जल्दी डायमंड किंगडम के टॉप रैंक्स में पहुंच जाऊंगा। और आस्था को देखकर वो सोचता है, देखना एक दिन तुम मुझ पर भरोसा जरूर करोगे और मास्टर, मैं एक दिन आपसे सीखने फिर से वापस आऊंगा। और तब क्रूगर फाना का ख्याल रखने का वादा करता है। तब मार्स फाना से कहता है, फाना, मुझे माफ कर देना पर अभी मुझे कंट्री को चेंज करने जाना होगा, पर मैं वादा करता हूँ कि
मैं डायमंड किंगडम को एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ तुम खुशी से वापिस आ सको। और तब फाना मार्स को गले लगाकर कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और जब तुम डायमंड किंगडम को पीसफुल बना दोगे तब हम दोनों मिलकर इकट्ठे दुनिया देखेंगे। तब आस्था सिस्टर लिली को याद करके कहता है, मैं भी एक दिन सिस्टर लिली के साथ ऐसे ही घूमूंगा। तब मार्स कहता है, आस्था, तुमने मुझे दोस्त कहा है तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। तब आस्था कहता है, और अगर तुम्हें भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं जल्दी से तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हारी मदद करूंगा। और तब यहाँ क्वीन वेनिसा से कहती है, तुम अब फ्री हो, पर ये जगह तुम्हारी बर्थ प्लेस है तो इसलिए तुम कभी भी यहाँ वापिस आ सकती हो। और तब वेनिसा उनके पास आकर उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहती है। तब फिंडल कहता है, हम लोग चारों तरफ से विचेस से घिरे हुए हैं पर फिर भी मुझे एक ढंग की डेट भी नहीं मिली। तब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब वेनिसा सोचती है, क्वीन, थैंक यू आस्था को ठीक करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। और तब यहाँ आस्था कैप्टन यामी को एक्साइटेड होके अपने हाथ दिखा रहा होता है, पर कैप्टन यामी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब आस्था कैप्टन यामी को एक मैजिक स्टोन दिखाता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ध्यान से सुनो आस्था, तुम्हारा हाथ ठीक होने के बाद तुम्हारा पहला मिशन ये है कि तुम्हें यहाँ पर दारू की सप्लाई को पूरा करना है। और तब आस्था वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो कैप्टन यामी के लिए दारू की बोतलें ले आता है। और तब कैप्टन यामी उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तब आस्था सोचता है, अगर आप मुझसे मेरे मिशन से छीन लेंगे तो आखिरकार मैं करूँगा क्या। और जोर जोर से रोने लगता है। और तब उन लोगों को मैग्ना और लक की आवाज आती है। तब आस्था सोचता है, मैग्ना और लक मेरे हाथों का इलाज ढूंढने के लिए डंजन में गए थे तो मुझे उनका थैंक यू कहना चाहिए। और तब आस्था देखता है मैग्ना और लक पूरी तरह से ताकत से भरे होते हैं। और तब मैग्ना कहता है, हमने डंजन के सभी दुश्मनों को हराया है पर फिर भी हमें तुम्हारे हाथों का कोई इलाज नहीं मिला। तब आस्था कहता है, देखो मेरे हाथ तो पहले से ही ठीक हो चुके हैं। और तब हम देखते हैं ये सुनकर मैग्ना और लक बहुत खुश हो जाते हैं। और तब गोश और गोल्डन भी वापस आ जाते हैं। और तब आस्था जैसे उन्हें थैंक यू कहने लगता है वो उन्हें देखकर चौंक जाता है। और यहाँ हम देखते हैं गोल्डन और गोश पूरी तरह से किताबों में डूब चुके होते हैं, पर फिर भी उन्हें आस्था की कर्ज को रिमूव करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तब आस्था कहता है, पर देखो मेरे हाथ तो पहले से ही ठीक हो चुके हैं। और तब गोश कहता है, आखिरकार तुम्हारे ठीक होने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तो इसलिए जाओ और दोबारा से कर्ज लेकर आओ। और तब हम देखते हैं गोश की नाक से बार बार खून निकल रहा होता है। तब गोल्डन कहता है, जब ये सच में किसी के बारे में चिंता करता है तब इसकी नाक से खून निकलता है। और ये बात मैंने तब नोटिस की थी जब हम आस्था के लिए इलाज ढूंढ रहे थे। और अब तुम अपनी बहन के साथ साथ आस्था की भी चिंता करने लगे हो और अब तुम आस्था को भी अपनी बहन की तरह अपनी फैमिली मानने लगे हो। और तब वहाँ चार्मी और ग्रे भी वापिस आ जाती हैं, जिन्हें देखकर आस्था और नोवेल दोनों चौंक जाते हैं। और तब हम देखते हैं चार्मी मशरूम्स को लेकर बहुत ज्यादा पागल हो चुकी होती है और उसे बार बार खा रही होती है। और तब चार्मी आस्था को खाने की चीजें दिखाती है और कहती है, पर फिर भी हम तुम्हारे हाथों को ठीक करने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो चलो अब जब हमारे पास बहुत सारा खाना इकट्ठा हो गया है और ड्रिंक्स भी है तो चलो फिर अब पार्टी करते हैं। और तब कैप्टन यामी पार्टी के दौरान आस्था से बेस का सारा काम करवाने लगते हैं। और तब यहाँ फिनरल कहता है, कैप्टन यामी ने चाहे आस्था को रेस्ट करने के लिए कहा है पर फिर भी उसे रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिल रहा है। और तब वेनिसा क्वीन को याद करके सोचती है, ये सच है कि मुझे इसी जगह आकर सबसे ज्यादा शांति मिलती है और मुझे इस बाहर की दुनिया से एक फैमिली मिली है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे गाइस अगर मैं सही हैं वो सभी लोग वहाँ जाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब आस्था क्वीन के मैजिक से क्योटो की टांग और कहूनू का गला ठीक कर देता है। और तब कहूनू नोवेल को जेलस फील करवाने के लिए आस्था के साथ घूम रही होती है। और तब वो आस्था से नोवेल के बारे में पूछती है और जब आस्था उसे अपनी फीलिंग्स बताता है तब नोवेल उसे हवा में उड़ा देती है और वो कैप्टन यामी और कैप्टन जैक की लड़ाई में आ गिरता है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग स्टार फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे होते हैं और क्योटो और कहूनू अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, जिसे देखकर नोवेल बहुत खुश हो रही होती है। और तब उसे एहसास होता है कि आस्था उसके साथ नहीं है और तब वो आस्था को ढूंढने के लिए फेस्टिवल में चली जाती है। और तब उसे बहुत सारे मैजिक का एहसास होता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था और सेके कैप्टन यामी
कैप्टन जैक के फूड आइटम्स को बेचने में लगे होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रिल कर दूंगा। और तब यहाँ कैप्टन जैक भी सैके को धमकी दे रहे होते हैं। तब नोएल कहती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तब वो दोनों कैप्टन यामी और कैप्टन जैक की लड़ाई को एक्सप्लेन करने लगते हैं, जहाँ कैप्टन जैक कैप्टन यामी को सबसे ज्यादा खाना बेचने के लिए चैलेंज करते हैं और वो लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब आस्था कहता है, तब से हम इन चीजों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक हम कुछ भी नहीं बेच पाए हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था पर्पल स्नेक्स को खाने जाता है, कैप्टन यामी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर मैं हारा तो ये सारी तुम्हारी गलती होगी। और वो आस्था को मारकर नीचे फेंक देते हैं। तब कैप्टन जैक भी सैके और उसके दोस्तों के साथ यही करते हैं और कहते हैं, लगता है इस कंपटीशन से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, सही कहा, तो चलो फिर अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। और तब वो दोनों अलग अलग गेम्स को ट्राई करने लगते हैं, पर हम देखते हैं उनमें से कोई भी नहीं जीतता। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो चलो फिर यहाँ से कहीं दूर जाकर लड़ा जाए। और नोवेल को फिनरल को ढूंढने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग लड़ने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो पहले द आई ऑफ मिडनाइट सन से लड़े थे। और तब सैकी कहता है, कैप्टन जैक तो एक ही बारी में कैप्टन यामी को हरा देंगे और इसे देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और तब हम देखते हैं विज़र्ड किंग भी उनके मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वो दोनों कैप्टन्स आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आस्था, सैकी और बाकी लोग उनकी लड़ाई को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं किसी का भी एक दूसरे के हमले पर कोई असर नहीं होता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो आओ चलो मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने अंडर वाटर टेम्पल में क्या सीखा था। मैं तो खुद इस ताकत से बहुत ज्यादा डरता हूँ। तब आस्था सोचता है, क्या सच में ये इन पर वही स्पेल यूज करने वाले हैं? और फिनरल से पूछता है, क्या हम इसे रोकेंगे नहीं? ये स्पेल तो कैप्टन जैक के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब नोएल कहती है, सही कहा, हमें इन्हें रोकना चाहिए क्योंकि इनमें से अगर किसी को भी कुछ हो गया तो क्लोवर किंगडम की प्रोटेक्शन वीक हो सकती है और अगर द आई ऑफ मिडनाइट सन ने इस चीज का फायदा उठाकर हम पर हमला कर दिया तो इससे भी बहुत बुरी चीज हो सकती है। तो इसलिए फिनरल तुम्हें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये सारी तुम्हारी गलती होगी। और तब सभी लोग फिनरल को इस लड़ाई को रोकने के लिए कहने लगते हैं। तब फिनरल सोचता है, इनका कहना भी सच है और अगर कैप्टन यामी ने इस स्लैश को यहाँ पर यूज किया तो हम इसमें मर भी सकते हैं। और तब हम देखते हैं फिनरल जैसे ही कैप्टन यामी को रोकने की कोशिश करने लगता है, कैप्टन यामी उसे दूर फेंक देते हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, विज़र्ड किंग उन्हें अपने मैजिक से रोक लेते हैं और बाकी सभी को भी अपने टाइम मैजिक में बाइंड कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भी यामी के उस डायमेंशन स्लैश को देखना चाहता हूँ, पर जो बातें तुम लोगों ने कही वो भी सही है, तो इसलिए मैं ये किसी और दिन देखूंगा। और तब मार्क्स विज़र्ड किंग के गायब होने पर उन्हें फिर से डांटने लगता है और उन्हें स्टार फेस्टिवल के लिए वापस आने के लिए कहता है। और तब विज़र्ड किंग उन दोनों को लड़ाई से रोकने के लिए उन दोनों के पैड्स खोल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर हम देखते हैं किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तब हम देखते हैं वो लोग स्टार फेस्टिवल में जाकर एक दूसरे के दोस्त बन के एंजॉय करने लगते हैं। तब नोवेल सोचती है, लगता है सैके ने सही कहा था, जो लोग क्लोज होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। और तब नोवेल आस्था से कहती है, अगर तुम मेरे साथ कभी कभार लड़ोगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तब हम देखते हैं वो दोनों अपनी अपनी विक्ट्रीज को गिनाकर फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब नोवेल आस्था को उन दोनों को रोकने के लिए कहती है और तब आस्था जैसे उस लड़ाई को रोकने के लिए जाता है, हम देखते हैं कैप्टन यामी उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं काहोनो और क्योटो की परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ फिनरल भी बाकी सभी लोगों के साथ बैठकर मजे करने लगता है। और तब आस्था उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुँच जाता है और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग एक लड़की की खूबसूरती को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, रुको जरा, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि मैंने इसे कहीं देखा है। और तब एक नोवेल आकर उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। और तब आस्था जैसे उस लड़की को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, हम देखते हैं वो लड़की अपने मैजिक से उसे बांध देती है। तब आस्था सोचता है, ये मैजिक तो मैंने देख रखा है, ये मैजिक तो ब्लू रोज कैप्टन शार्लेट का मैजिक है। और तब कैप्टन शार्लेट कहती है, क्या तुम मुझे किसी तरह की कोई एसेसरी समझ रहे थे? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमांड देने की? क्या तुम मुझ तक इसलिए इतनी आसानी से आ पाए
जाए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तुम तो किसी भी मायने में मुझसे अच्छे नहीं हो। और तब यह नोवेल आस्था को ढूंढ रही होती है। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, चलो अब तो मुझे अपना मैजिक दिखाओ। और तब आस्था कैप्टन शार्लेट को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं उसके रास्ते में सोल आ जाती है और वो दोनों बहस करने लगते हैं। तब सोल उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है और तब उस नोवेल के साथी उसे वापस ले जाते हैं और सोल कैप्टन शार्लेट को एक ड्रेस पहनाने ले जाती है। और तब हम यहाँ देखते हैं सभी ब्लैक बुल्स मजे कर रहे होते हैं और तब कैप्टन शार्लेट को उस ड्रेस में देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, सारे मर्द चुप कर जाओ, ये कोई शो नहीं है। और तब वो और सोल मिलकर बाकी सभी लोगों को डराने लगती हैं। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई और कैप्टन मुझे ऐसे देखे, और यामी को तो मुझे ऐसे कभी नहीं दिखना चाहिए। पर हम देखते हैं तभी वहाँ कैप्टन यामी आ जाते हैं। तब कैप्टन शार्लेट उन्हें देखकर शर्माने लगती हैं और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती हैं। और तब कैप्टन यामी कैप्टन शार्लेट को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। और तब कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी की ड्रेस को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं। तब सोल कहती है, इस तरह की ड्रेस पहनकर मेरी बहन के करीब आने की कोशिश भी मत करना। और तब हम देखते हैं वेनिसा कैप्टन यामी को बुलाने वहाँ आ जाती है और कैप्टन शार्लेट को देखकर सोचती है, पता नहीं ये लड़की कौन है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जीतने नहीं दे सकती। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, आखिरकार ये लड़की कौन है? यामी तो इसके बहुत ज्यादा करीब लग रहा है। लगता है ये कोई ब्लैक बुल्स की साथी है। मुझे तो इससे जेलसी हो रही है। और तब सोल वेनिसा को कैप्टन शार्लेट को घूरने से मना करने लगती है। तब वेनिसा सोचती है, मैं ब्लू रोज नाइट्स को हमारे साथ ऐसे बात करने नहीं दे सकती। इस तरह तो कैप्टन यामी की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। और तो वो कैप्टन शार्लेट को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, फेस्टिवल की अचीवमेंट सेरेमनी बस स्टार्ट ही होने वाली है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर हम देखते हैं सोल और आस्था उन्हें लड़ने के लिए चीयर करने लगते हैं। और तब यहाँ आस्था कैप्टन यामी को लड़ाई रोकने के लिए कहता है, पर कैप्टन यामी मना कर देते हैं। और तब फिनरल जैसे ही उनकी लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आता है और तब वो दोनों उन्हें वहाँ से बीच में से हटने के लिए कहती है। तब फिनरल कहता है, तो चलो फिर तुम दोनों के बीच में कॉस्प्ले कंपटीशन कराया जाए, जिससे सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब यहाँ यूनो, क्लोज और मोमोसा वहाँ से स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं। तब मिमोसा कहती है, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तब क्लाउस कहता है, चिंता मत करो, हम फर्स्ट ही आएंगे। तब मिमोसा कहती है, पर ब्लैक बुल्स ने इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की है। तब क्लाउस कहता है, तुमने सही कहा, आस्था और उसके दोस्तों ने सच में बहुत मेहनत की है। पर रुको, हम यहाँ ब्लैक बुल्स की बात कर रहे हैं। उनके अचीवमेंट से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स के चर्चे होते हैं और वो लोग गोल्डन डॉन का कभी सामना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सही कहा ना यूनो? तब यूनो कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ हम देखते हैं कॉस्प्ले कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग कैप्टन शार्लेट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, मैं एक कैप्टन हूँ, तो मैं उस लड़की से कभी नहीं हार सकती। और सोचती है कि मुझे इन कपड़ों में बहुत शर्म आ रही है। प्लीज यामी मुझे मत देखो। रुको, मैं कहीं न कहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो, और शायद अगर मैं इस तरह ड्रेसअप करूँगी तो तुम उस लड़की की तरह मेरे साथ भी फ्रेंडली हो जाओगे। और हम देखते हैं वेनिसा की ड्रेस को देखकर भी सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब फिनरल उन दोनों के लिए वोट करने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं वो कॉन्टेस्ट ड्रॉ हो जाता है। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ड्रॉ हो चुका है। मुझे इससे बहुत शर्म आ रही है, पर अगर इससे कैप्टन यामी को अच्छा लग रहा है तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। और तब सोल सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए कहती है। और तब फिनरल जैसे इस बात की अनाउंसमेंट करने लगता है, हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट उसे अपने मैजिक से बांध देती है और कहती है कि अगर कोई इसकी तरह सोचता है तो उसे भी यही सजा मिलेगी। और तब हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तब वेनिसा कैप्टन यामी से पूछती है, कैप्टन यामी, ये सच है ना कि आपको वो वाली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं जो ड्रिंक करती हैं? तब कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार ये बात कहाँ से आई? और अगर मुझे इस बात का सच में जवाब देना है तो मुझे तब अच्छा लगेगा जब हम इकट्ठा बैठ के ड्रिंक कर पाए। और तब वेनिसा कैप्टन शार्लेट को ड्रिंकिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। तब कैप्टन शार्लेट मना करने लगती हैं, पर हम देखते हैं सोल सारी तैयारियां कर लेती है और कैप्टन शार्लेट को उसे मजा चखाने के लिए कहती है। और तब वेनिसा कहती है, इस गेम के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। जो भी पहले 1 घंटे में सबसे ज्यादा दारू पिएगा वो जीत जाएगा। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस लड़की को ड्रिंक करने का बहुत अच्छा तजुर्बा है, तो ये मैच मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और तब हम देखते हैं वेनिसा एक बोतल पीकर ही बेहोश हो जाती है। और तब कैप्टन शार्लेट जैसे ही थोड़ी बियर को टेस्ट करती हैं, उन्हें वैसे ही नशा चढ़ जाता है। तब वो सोचती हैं, मैंने यामी के खातिर इस कंपटीशन में पार्ट लिया था, आखिरकार मैं सोच क्या रही थी।
और तब हमें बताया जाता है कि एक विच ने हाउस ऑफ रोजिलिया को एक श्राप दिया होता है, जिसके अकॉर्डिंग उनके बेटी के 18वें बर्थडे पर एक कर्स एक्टिवेट होगा और वो कर्स टाइम के साथ साथ पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। और तब यहाँ कैप्टन शार्लेट के पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें माफ कर देना शार्लेट, काश हमें इस कर्ज को तोड़ने का तरीका पता होता। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक दिन इतनी ताकतवर बन जाऊंगी कि इस कर्ज को तोड़ दूंगी। और तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट मेहनत करके ब्लू रोज को ज्वाइन कर लेती हैं और तब कुछ लोग उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। और तब कैप्टन शार्लेट उनसे लड़ने के बाद कहती हैं, अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो तुम मेरे कर्ज को भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और सोचती हैं कि लगता है इस कर्ज को मुझे खुद ही हटाना होगा। और तब हम देखते हैं एक दिन वो कर्स एक्टिवेट हो जाता है और सभी लोगों को पकड़ने लगता है। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, मैं कितनी कमजोर हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कर्ज पूरे टाउन को खत्म कर देगा। मुझे माफ कर देना पेरेंट्स। और तभी कैप्टन यामी आके उन्हें बचा लेते हैं। तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके सामने अपने आप को एम्बेरस फील करा रही हूँ। मैं सच में एक फेलियर हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम सच में बहुत टफ हो, मुझे सच में ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, पर शायद अगर तुम किसी की मदद मांग लोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो तुम हमारे मैजिक नाइट स्क्वाड में से किसी की भी मदद ले सकती हो। और तब कैप्टन शार्लेट सोचती हैं, इस कर्ज को तभी तोड़ा जा सकता था जब मुझे किसी से प्यार हो जाता, पर देखो मेरी किस्मत, मुझे इस पूरी दुनिया में से इसी से प्यार होना था। और तब यहाँ कैप्टन यामी कैप्टन शार्लेट का गिलास छीनकर उनकी दारू को पी लेते हैं। और तब कैप्टन शार्लेट शर्माते हुए सोचती हैं, ये तो एक इनडायरेक्ट किस है, और बेहोश हो जाती हैं, जिससे वो मैच ड्रॉ हो जाता है। और तब हम देखते हैं सभी लोग स्टेज की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि अचीवमेंट सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, अब सारे कैप्टन्स वहाँ पर मौजूद होंगे, तो चलो फिर उन्हें देखने चलते हैं। तब आस्था कैप्टन यामी की तरफ देखता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम तो इस बार फिर से लेट हो गए हैं, तो आखिरकार अब हम क्या करेंगे। और इसी के साथ हमने देखा था कि विजिट किंग सारी स्क्वाड्स की रैंकिंग बताते हैं और सभी लोग ब्लैक बुल्स के सेकंड आने पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आस्था और यूनो की काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। और तभी वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को दिखाकर अपने आप को साबित करते हैं। और तब क्लोवर किंगडम का किंग रॉयल नाइट्स को बनाने की बात करता है, जिसके लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और यहाँ वापस जाते हुए आस्था और यूनो को किम्सन लायन की नई लीडर मेरियोलोना मिलती है, जो कि अपनी स्क्वाड को डांट रही होती है। और यहाँ वो कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जो स्क्वाड फर्स्ट और सेकंड आती थी वो इस बार फिफ्थ आई है, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा छोटा भाई बेहोश हो गया है। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये किस छोटे भाई की बात कर रहे हैं? तब यूनो कहता है, ये कैप्टन वर्बिलियन की बात कर रही हैं। तब आस्था शॉक होकर कहता है, क्या ये लियो और कैप्टन वर्बिलियन की बड़ी बहन है? और तब कैप्टन मेरियोलोना कहती है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई? वर्मिलियन हमेशा से बेवकूफ रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसी बेवकूफ स्क्वाड तैयार की है, और अब जब वो बेहोश हो गया है तो मुझे इस बेकार की स्क्वाड को संभालना पड़ रहा है। वो बंदा कभी भी तुम्हारे कैप्टन बनने के लायक नहीं था। तब लियो कहता है, ये अभी लोग कैप्टन वर्मिलियन की साइड लेने लगते हैं। तब कैप्टन मेरियोलोना कहती है, अगर ऐसी बात है तो बातें करना बंद करो और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ मुझे कि तुम वही अल्टीमेट स्क्वाड हो जिसे एक अल्टीमेट कैप्टन ने तैयार किया है। और ध्यान रखो, वो पागल इंसान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, और जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि क्रिम्सन लायंस किसी से कमजोर नहीं है। और अब जब मेरा बेवकूफ भाई बेहोश हो गया है तो अब तुम सबका ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। तो क्या तुम लोग सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब कैप्टन मेरियोलोना कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी हमारे कहता है, अगर तुम मेरी बहन के चंगुल में एक बार आ गए तो तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। मेरी बहन एक हिडन पावर है, और क्योंकि इसे फाइटिंग और पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये हमेशा पीछे ही रहती है। और यकीन मानो, अगर इसे कभी भी लड़ाई करनी पड़ी तो ये मेरे भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसे अनक्राउंड और अनडिफीटेड लायनेस कहा जाता है। तब कैप्टन मेरियोलोना कहती है, तो आज से मैं तुम दोनों को रुकी 1 और रुकी 2 बुलाऊंगी। तब आस्था सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम एक पागल लेडी के हाथों किडनैप किए जा रहे हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं एक बार में
एक प्राइवेट पार्टी चल रही होती है जहाँ सारे स्क्वाड के कैप्टन इकट्ठे हुए होते हैं। तब कैप्टन यामी उन स्क्वाड्स के ऊपर हंस रहे होते हैं जो उनसे नीचे आई होती हैं। और तब यहाँ कैप्टन जैक कहते हैं, इतना भी हवा में मत उड़ो, भूलो मत तुम पिछले साल ही लास्ट पोजीशन पर आए थे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम उस टीम से हारे हो जो कि पिछली बार लास्ट आई थी। और तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, अपने मुंह को बंद रखो नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। और तब कैप्टन यामी कैप्टन नोज़ेल का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तब कैप्टन नोज़ेल जैसे ही कैप्टन यामी पर हमला करने लगते हैं, वहाँ का बार टेंडर उन्हें ड्रिंक पिलाकर शांत रहने के लिए कहता है। और तब पर्पल ऑर्पस के कैप्टन भी उसकी बात पर एग्री करते हैं। और तब कैप्टन यामी उनका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। और तब जैसे ही वो गुस्से में आकर कैप्टन यामी पर हमला करने लगते हैं, बार टेंडर उन्हें भी ड्रिंक देकर शांत करने लगता है। तब कैप्टन जैक के साथ भी सेम ही चीज होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार तुम लोग एक ड्रिंक पीने के बाद इतने शांत कैसे हो गए हो? तब यहाँ कैप्टन रिल कैप्टन यामी से कहते हैं, आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। मैं तो इस बार ही लास्ट आया हूँ पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ और आप तो हर बार लास्ट आकर कितने आराम से रह रहे हैं। आप तो सच में बहुत ज्यादा अजीब हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन जैक, कैप्टन काइजर और कैप्टन नोज़ेल वहाँ से चले जाते हैं। और तब वहाँ कैप्टन मरियोलोना आ जाती है और कहती है, तुम्हें एक बार की जीत पर इतना खुश नहीं होना चाहिए। और तब वो आस्था को पकड़कर अंदर ले आती हैं। तब कैप्टन यामी हंसते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम्हारे कुछ नहीं पता है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती हैं, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो क्योंकि तुम अनाउंसमेंट के लिए लेट ही नहीं हुए थे, भले भी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, पर मैं तो पहले से ही कैप्टन बन चुका हूँ। और तब कैप्टन मरियोलोना कैप्टन शार्लेट को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब सोल उन्हें रोक रही होती है और कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और तब हम देखते हैं नोवेल आस्था को ढूंढते हुए वहाँ जाती है और आस्था से कहती है, आखिरकार तुम हो कहाँ? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि हमें कियाटो और कहोनो को अलविदा कहना है? और तब नोवेल कैप्टन मरियोलोना को देखकर वहाँ से वापस जाने लगती है, पर कैप्टन मरियोलोना उसे पकड़ के कहती है, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो नोवेल? तुम भी हमारे साथ चलोगी? तब नोवेल कहती है, आस्था क्या तुम्हें आइडिया है कि ये हमें कहाँ लेकर जा रही है? तब आस्था कहता है, इन्होंने किसी हॉट स्प्रिंग का नाम लिया था। और तब नोवेल आस्था और खुद को बाकी सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। और तब हम देखते हैं वो बार अटेंडेंट कोई और नहीं विज़र्ड किंग होते हैं और वो कहते हैं, लगता है चीजें यहाँ से बहुत मजेदार होने वाली हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन मरियोलोना उन सभी को वोल्केनो के पास ले जाती है। तब आस्था कहता है, क्या ये हॉट स्प्रिंग है? तब कैप्टन मरियोलोना कहती है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है जिसे यूरिटिन वोल्केनो कहा जाता है और ये पूरी तरह से वोल्केनो से घिरा हुआ है और यहाँ पर मैजिक की पावर बहुत ज्यादा है और कोई मामूली ह्यूमन बीइंग तो यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकता। और जब तुम इसके टॉप पर पहुँच जाओगे तब तुम्हें वहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग मिलेगा। तो आखिरकार तुम्हें ये कैसा लग रहा है? तुम्हें इसमें सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो फिर अब इसे यहाँ पर स्टार्ट करें। तब आस्था कहता है, मुझे नहीं लगता ये इतना मजेदार होने वाला है। तब सोल सोचती है, ये जगह तो बिल्कुल हेल है पर फिर भी तब हम देखते हैं कैप्टन मरियोलोना आस्था और लियो को लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैजिक की वजह से उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और कुछ लोगों को तो वहाँ पर सांस भी नहीं आ रही होती। और तब लियो सोचता है, क्या हम सच में इस कंडीशन में ऊपर तक पहुँच पाएंगे? तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट और कैप्टन यामी उस वोल्केनो के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब कैप्टन यामी सोचते हैं, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मरियोलोना मेरे पीछे आएगी, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है, मुझे नहीं पता कि ये मुझे यहाँ क्यों लाई हैं, पर मुझे ये सब कुछ करना ही होगा और अगर मैं ऊपर ना पहुँच पाई तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब यहाँ क्रिम्सन लायंस के लोग कहते हैं, ये कैप्टन तो सच में कमाल के हैं, पर आखिरकार ये इतने स्ट्रॉन्ग रीजन में ये सब कुछ कर कैसे पा रहे हैं? तब लियो कहता है, लगता है मुझे पता है, ये कैप्टन्स माना स्किन को यूज कर रहे हैं। और तब हमें बताया जाता है कि एक हद तक सभी मैजिक नाइट्स अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अपने मैजिक का यूज करते हैं और उन्हीं में से सबसे पावरफुल स्पेल है ये मोना स्किन। तब सभी मेंबर्स कहते हैं, सभी मैजिक नाइट्स को पता है कि मोना स्किन को कैसे यूज किया जाता है, पर फिर भी इसे ज्यादा देर तक यूज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन अनस्टेबल कंडीशंस में भी यामी और शार्लेट बड़ी ही आसानी से मोना स्किन को यूज कर पा रहे हैं और यही मोना स्किन उन्हें डैमेज से बचा रही है। तब यहाँ लियो कहता है, हम लोग इस मोना स्किन को
को जरूर एक्टिवेट कर पाएंगे। हमें बस यहाँ की पावर को फील करना होगा और यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि हम ऊपर तक पहुँचने से पहले अपना सारा मैजिक यूज ना कर बैठे। हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो इसलिए खुद को ट्रेन करने के लिए ये सही इन्वायरमेंट है। तो चलो फिर अब तैयार हो जाओ। और तब सभी लोग तैयार हो जाते हैं और तब हम यहाँ देखते हैं यूनो मोना स्किन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और आस्था से कहता है तुम्हें भी जल्द से जल्द ऊपर पहुँचना चाहिए, इससे पहले कि मैं सारे मजे पूरे कर लूं। और तब हम देखते हैं एक एक करके सभी लोग मोना स्किन का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ कैप्टन यामी सोचते हैं लगता है मुझे समझ में आ गया है, वो हमें यहाँ पर क्रिम्सन लायंस के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लाई है। जैसे कि शार्लेट को ही देख लो, चाहे उसे यहाँ पर कमजोरी महसूस हो रही है पर फिर भी वो इस सिचुएशन में सकती। तो मोना स्किन को कंट्रोल करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मुझे इतने साल बाद मिली है, पर फिर भी ये मुझे यहाँ ले आई है। लगता है ये मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है क्या तुमने कुछ कहा नोवेल? तब नोवेल मना कर देती है। तब कैप्टन मरियोलोना पूछती है क्या तुम अब चलने के लिए तैयार हो? तब नोवेल हाँ कहती है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है मैं तुम्हारे मैजिक को देखकर ये बता सकती हूँ कि वो लड़की जो अपने भाई बहनों से डरती थी वो अब बदल चुकी है और अब तुम सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी अपनी माँ की तरह लग रही हो। वो सिर्फ एक पावरफुल मैजिक नाइट ही नहीं थी बल्कि उनका दिल भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। और तब हमें मरियोलोना और नोवेल की माँ का पास दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन मरियोलोना कहती है क्या आप इस बच्चे को जन्म देने के बाद दोबारा लड़ाई के मैदान में आएंगी? और तब हम देखती हैं कैप्टन वर्मिलियन रोने लगते हैं। तब नोवेल की माँ कहती है लगता है तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें सारी सच्चाई पता लग गई है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना जोखिम क्यों उठा रही हैं। मैजिक नाइट्स को अभी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तब लेडी आसियर कहती है मुझे पता है कि जब कोई मैजिक नाइट ज्वाइन करता है तब वो पर्सन कसम खाता है कि वो इस किंगडम और इसके लोगों के लिए लड़ता रहेगा और वैसे ही जिम्मेदारी एक माँ की होती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे की जान को बचाएगी। तब यहाँ कैप्टन मरियोलोना कहती है एक डिटरमेंट वुमेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता और तुम्हारी माँ भी वैसी ही थी। तो अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम ऊपर तक पहुँचोगी तो चलो फिर अब पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करो। तब नोवेल पूरी जोश से हाँ कहती है और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और सोचता है कि सभी लोग आगे बढ़ गए हैं और मुझे नहीं लगता मैं अपनी हिम्मत और मसल से ज्यादा कुछ कर पाऊंगा। और तब हम देखती हैं आस्था अपनी स्वॉर्ड से उस हीट को कट करने लगता है पर उससे कोई फायदा नहीं होता और नीचे गिर जाता है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि किसी ऐसे के लिए जिसके पास कोई मैजिक पावर न हो उसके लिए ये पहाड़ चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ देखो मैं सोच रही थी कि तुम बहुत कमाल के हो पर लगता है जो तुमने पहले किया था वो बस एक लक था और ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारा लक बहुत कमाल का है। तो इसलिए अगर तुम इस पहाड़ को नहीं भी चढ़ पाए फिर भी तुम विज़र्ड किंग बन पाओगे। तो इसलिए अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है तो वापिस चले जाओ। और तब आस्था अपने यूनो के साथ किए हुए प्रॉमिस को याद करता है और कहता है मैं कहीं नहीं ऊपर डिपेंड करता है। तब कैप्टन मरियोलोना कहती है अगर ऐसी बात है तो इस पहाड़ को चढ़ना शुरू करो पर मुझे नहीं लगता कि जो बेवकूफ पर्सन खुद को ही नहीं जानता है वो ऊपर चढ़ पाएगा। और तब आस्था को विज़र्ड किंग की बात याद आती है जिन्होंने उससे कहा था तुम सिर्फ गर्व से लोगों को नहीं बचा सकते और तुम दूसरों का भरोसा सिर्फ मेरिट से ही हासिल कर सकते हो और सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो सभी लोग विज़र्ड किंग से चाहते हैं और वो है कि तुम्हें मेरिट्स लाकर खुद को बेस्ट प्रूफ करना होगा। और कहता है मैं ऊपर पहुँच कर रहूँगा क्योंकि हमारे सपने ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का जरूर क्लिक कर देना। बाकी